हेलो मेरे लड्डू फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है टास्क सीरीज का शायद डे 29 होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी टास्क सीरीज में एनसीईआरटी चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैं 9th क्लास की सोशल साइंस की टीचर हूँ और साथ ही साथ मैंने जो किया है, मैं जो करके 90+ मार्क्स लाई हूँ और अपना एक सीट क्लियर की हूँ। मैं TRE 1, 2, 3 जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं तीनों में अपना एक रिजल्ट ली हूँ। तो मैं आपसे कह देना चाहती हूँ, मैंने ऐसा क्या क्या पढ़ा, मैं क्या क्या पढ़ी, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप अब जो भी आप टास्क को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, वो आप करते रहें। मैं आपसे बस 1 घंटा का समय मांगती हूँ। 24 घंटा में 1 घंटा का समय मैं आपसे बस मांगती हूँ कि बस आप 1 घंटा समय दे करके कि इस टास्क चीज़ को पूरा करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप मॉक टेस्ट जब लगाएंगे, आप जब टेस्ट देंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब आपका एक रिविजन हो जाएगा और आपको बहुत फायदा होगा। इस टास्क सीरीज के माध्यम से मैं आपको लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र, एनसीईआरटी सार संग्रह, मैं ये सारा बुक करवाऊंगी। साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए ड्यूटेरिया, स्पीडी और मतलब रमासु GS क्लास में, मतलब वो सर जो है यूट्यूब चैनल है रमासु GS क्लासेस के नाम से, उसमें वो सर जो हैं वो पढ़ाते हैं, वो PD पढ़ाते हैं। मतलब हर एक महीना का 2 घंटे का PD है। अगर आप वो कर लेते हैं, उसका अगर आप बना लेते हैं नोट्स, तो मुझे लगता है 8 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन तो फिक्स है, उससे आ जाएगा। बहुत ही अच्छा है, आप उसे जाके कर सकते हैं। एक पतली सी कॉपी रख के उसे आप बना सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि मैं ये सारा चीज़ की थी, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ पाए। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी में जो अपनाया है, मैं जो चीज़ पढ़ी हूँ और इतना अच्छा मार्क्स लाई हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है दोस्तों, TRE 4.0 की वैकेंसी तो जरूर आएगी, भले लेट हो रहा है लेकिन आएगी। जब वैकेंसी आएगी तो जाहिर सी बात है, जो सीटें होगी वो बहुत कम होगी। और आपको जैसा कि पता है कि सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सोशल साइंस सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो सोशल साइंस में ही है। अगर आप 6 to 8, 9, 10 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा कटअप जाने का भी चांस है। बहुत टफ भी, थोड़ा सा टफ तो है ही। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जिनको जो चीज़ें समझ में थोड़ा सा कम आती है उनके लिए थोड़ा सा तो हार्ड है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैंने जो मेहनत किया, जो मेहनत करके मैं रिजल्ट ली हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़, जो भी मैं आपको टास्क इसके माध्यम से दे रही हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उस चीज़ पे डिपेंड रहिए। आप जो कर रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो आप करते रहिए। साथ ही साथ 24 घंटे में बस 1 घंटा एक टास्क सीरीज को आप दीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नुकसान तो नहीं होगा ना दोस्तों, फायदा ही होगा। तो अभी टास्क सीरीज के माध्यम से, मैं इसके पहले लुसेंट करवाई थी, लुसेंट में दोबारा भी करवाऊंगी, लेकिन अभी मैं एनसीईआरटी करवा रही हूँ। और एनसीईआरटी भी मैं 9th क्लास का करवा रही हूँ। 9th क्लास का एनसीईआरटी करवा रही हूँ। आज का जो आपका टास्क है, मैं आपको पता है कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट होता है। इस 4 में से कोई 2 ही आप लिए होंगे, या तो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी लिया होगा, हिस्ट्री पॉलिटी लिया होगा, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स लिया होगा। कोई भी 2 सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। तो कोई 2 सब्जेक्ट आप लिए होंगे। तो मैं टास्क तो चारों सब्जेक्ट का दे रही हूँ, लेकिन आपको इसमें से करना है कोई 2 सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट आपको करना है। और अगर आपने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री करिए, पॉलिटी लिया तो पॉलिटी करिए, इकोनॉमिक्स लिया तो इकोनॉमिक्स करिए। और जो एनसीईआरटी का जो आज का टास्क है, वो है 9th क्लास का, हिस्ट्री में है। 1 से लेकर 4 चैप्टर का अच्छे से आपको रिवीजन करना है। 1 से 4 चैप्टर का आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है हिस्ट्री में। मैं चैप्टर का नाम आपसे बोल देती हूँ। आपके पास या तो एनसीईआरटी हो, या SCERT हो, या फिर एक भारतीय भवन की किताब आती है। तीनों में से कोई भी हो, तीनों किताब बहुत अच्छी है। इसमें से कोई एक आप कर ले, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप पहला जो चैप्टर है हिस्ट्री में, वो है भौगोलिक खोज। दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तीसरी है फ्रांस की क्रांति। और चौथी है विश्व युद्धों का इतिहास। तो ये 4 चैप्टर हिस्ट्री में हो गया। इसमें से आपको फ्रांस की क्रांति और विश्व युद्धों का इतिहास, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सब कुछ का जिक्र है। उसमें से कौन मित्र राष्ट्र था, कौन ध्रुवीय राष्ट्र था, कौन कब शामिल हुआ, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। आप बार बार कहते हैं मैम वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से करें, कहाँ से कर दो। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 9th और 10th क्लास का हिस्ट्री पढ़े, उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से दिया हुआ है। साथ ही साथ आप क्राउन की पतली सी बुक, मतलब एक मोटी सी बुक आती है क्राउन पब्लिकेशन की, उससे आप वर्ल्ड हिस्ट्री कर सकते हैं, जो कि 5-6 पेज का है। अभी मैं थोड़ा सा घर पर आई हुई हूँ, इसीलिए मैं भी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर वो बुक है। तो मैं जाऊँगी तो उसका मैं पता नहीं, एक PDF में सीखूँगी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे अभी इतना चीज़ आता नहीं है। और ये जो मेरा चैनल है, जो मैं मतलब क्रिएट की हूँ, जो मैं चैनल बनाई हूँ, मैं बनाई भी नहीं हूँ। एक मेरे अंकल का बेटा है, मतलब मेरा छोटा भाई है, वो पटना में रह के पढ़ाई करता है। और वही मेरा बहुत छोटा है अभी वो 10th क्लास में ही है, लेकिन वो मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। ये चैनल मैं उसी को दी हूँ, वही जो होता है करता है मुझे, बस मैं वीडियोज़ को डालती हूँ।
और दोस्तों मैं आपको कह दूं कि जो हिस्ट्री का जो 4 चैप्टर मैं आपको बताई, भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, ये 4 में से आपको फ्रांस की क्रांति और विश्व युद्धों का इतिहास आपको अच्छे से फोकस करना है। उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे हाईलाइट करके उसे लिख के अच्छे से आपको याद करना है, ताकि आपको एग्जाम में से बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे टाइप क्या था, मतलब बहुत सारे कड़ है, ये फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसे फ्रांसीसी समाज जो था 3 वर्गों में बटा हुआ था, तो आपको अच्छे से इसको कवर करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में जो है पहला चैप्टर वो है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, दूसरा है लोकतंत्र क्या और क्यों, तीसरा है संविधान निर्माण और चौथा है चुनावी राजनीति। तो दोस्तों ये चारों आपको अच्छे से आज कवर करना है, चारों का रिवीजन करना है आपको। जैसे संविधान निर्माण, इसमें आपको अच्छे से फोकस करना है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। इस संविधान निर्माण चैप्टर जो है इसमें सारा कुछ आपको दिया, जैसे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। कब संविधान लागू, ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें है। कब संविधान, देखिए ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया था, कब संविधान लागू हुआ, कब संविधान बना, ये कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1949 को, लेकिन जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। सॉरी दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950। दोस्तों होता है कभी कभी बोलने क्रम में मेरे मुंह से कुछ गलती निकल जाती है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। दूसरा हम लोग आते हैं तो आपको इसमें संविधान का निर्माण और लोकतंत्र क्या और क्यों, लोकतंत्र की विशेषता हो गया, लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने क्या दिया है, लोकतंत्र क्या है, ये सब परिभाषा जो है आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आपको चुनावी राजनीति से आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इससे जो है एकदम बेसिक उठा के डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं। 6 to 8 या 9-10 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से। संविधान का निर्माण अच्छे से कर लीजिएगा और चुनावी राजनीति, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, और लोकतंत्र के बारे में क्या और क्यों, ये चारों चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही साथ ज्योग्राफी में, अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिए हैं तो ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार, इसमें भारत के बारे में, भारत का जो परिचय इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। भारत का मानक समय रेखा कितना है, भारत उत्तर से दक्षिण में कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम में कितनी लंबाई है, कितने डिग्री देशांतर में भारत है, कितने डिग्री अक्षांश में भारत फैला है, भारत का जो है स्थलीय विस्तार कितना है, जलीय विस्तार कितना है, द्वीप से जलीय विस्तार कितना है, बहुत सारा सवाल है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से की थी, तो आप अच्छे से करिएगा, सारा सवाल इससे आता है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा का ट्रिक क्या, जैसे कर्क रेखा का ट्रिक है गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गो से गुजरात, रो से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, गर्म छाछ, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झो से हो गया झारखंड, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, तृप्ति से हो गया त्रिपुरा, मिलेगी से हो गया मिजोरम, तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ये सारी चीज़ आपको अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है। उसके बाद है दूसरा भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। तीसरा आपको अपवाह स्वरूप को आपको अच्छे से देखना है, जैसे कि गंगा नदी के बारे में दिया हुआ है, गंगा, सिंधु, सतलज। भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती है, एक प्रायद्वीपीय नदी, एक है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। जो नदी हिमालय से निकलती है उसमें सालों भर पानी होती है, क्योंकि उसको वर्षा के जल तथा बर्फ से उसको पानी मिलती है, इसीलिए हिमालय की नदियों में सालों भर पानी होती है। लेकिन वही प्रायद्वीपीय नदी है जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्षा पे डिपेंड करती है, इसीलिए उसमें सालों भर पानी नहीं भी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, मैं पढ़ी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद है चौथा जलवायु। तो दोस्तों आप पहला स्थिति एवं विस्तार, दूसरा प्रवास स्वरूप, मतलब भूगोल में जो है ना चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है। उसमें से आपको स्थिति एवं विस्तार और अपवाह स्वरूप को बहुत अच्छे से करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। और चौथा हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स। सॉरी दोस्तों, मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नहीं लिख पाई हूँ। इकोनॉमिक्स में जो 4 चैप्टर है, शुरू का 1, 2, पालमपुर की कहानी, जो 4 चैप्टर है, उत्पादन वगैरह के बारे में आपको अच्छे से कर लेना है, गरीबी वगैरह के बारे में आपको अच्छे से करना है। जो भी 4 चैप्टर होगा, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं कल से परसों तक मैं उसे लिख लूँगी, कल तो मैं पक्का लिख लूँगी। मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तन मन धन से अच्छे से पढ़िएगा। लगे रहिए दोस्तों, जीवन में जितना अगर आपका जब तक आपके जीवन में कष्ट है तभी तक आपका सफलता है। जिस दिन आपका कष्ट रुक जाएगा उस दिन आपका सफलता रुक जाएगा। तो मैं यही कहूँगी, जीवन में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जो मेहनत करता है एक दिन सफल जरूर होता है। तो मैं यही कहूँगी आप लगे रहिए। अगर आप सोचते हैं कि 1 मंथ में मेरी सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मेहनत करना पड़ता है। जिस दिन आपका सारा मेहनत कंप्लीट होगा उसी दिन आपकी नौकरी हो जाएगी। मैं आपसे यही कहती हूँ, आप लगे रहिए। आज मैं लगी थी तभी तो मैं यहाँ हूँ ना। दुनिया में बोलने वाले का आप मुँह नहीं रोक सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस अपना काम करना है। अगर आपका दिल सच्चा है, मन सच्चा है, तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। मैं यही कहूँगी, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, भगवान आपको सब कुछ देंगे, बस समय से देंगे। और बस, लेकिन हाँ,
मतलब कि रास्ता आपको चेंज नहीं करना है। जिस रास्ते पे आप चल गए हैं उस रास्ते पे ही चलिए, रास्ता कोई एक ही पकड़िए, तभी आपको मंजिल मिल पाएगी। नहीं तो अगर रास्ता आप बदलते रहेंगे तो मंजिल फिर मिलना बहुत मुश्किल है। यही कहूँगी, वैकेंसी आएगी आएगी, ज़रूर आएगी। आप लगे रहिए, आपका एक सीट इंतजार कर रहा है, मेहनत करिए, आपका एक सीट इंतजार में है, बस आप मेहनत करिए और इस बार एक सीट आप ले लीजिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और आप अपना भी ज़िंदगी को संवारिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और बस पढ़िए लिखिए, और जाते जाते कहूँगी कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मुझे करिएगा। कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपका ज़रूर जहाँ तक होगा हेल्प करूँगी, जो भी मुझे आएगा। और वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, थैंक यू।